हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू CSC सर्कल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारा विजन IAS 2021 टेस्ट सीरीज का हमारा 25 नंबर का सेकेंड पार्ट है। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं और इसके साथ साथ जो हमारे 24 तक हमने सारे के सारे टेस्ट सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे तो मेरे यूट्यूब चैनल के जो प्लेलिस्ट है, ठीक है, वहाँ पे होम पेज पे प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो वहाँ आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, या फिर जो मतलब CSC सर्कल का नीचे एक हैशटैग आ रहा होगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन के मतलब टाइटल के ऊपर जस्ट उस पर क्लिक करेंगे तब भी आप मेरे चैनल पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो उस वहाँ पे क्लिक करके आप सारे के सारे वीडियो देख सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से, और ये हमारे जो विजन के हैं, ठीक है, ये फुल टेस्ट जो हैं, ठीक है, वो चल रहे हैं कि अभी तक हम लोगों ने सेक्शनल सॉल्व किए थे, अब ये हमारे फुल टेस्ट हैं। ठीक है, तो इनको हम वन बाय वन इसको सॉल्व करते हैं और अच्छे से इसका डिस्कशन होता है इसमें। और इसमें देखो, कोई भी क्वेश्चन जो होता है उसको हम अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं ताकि आप लोग उसको अच्छे से समझ पाएँ। और इसमें जो बहुत ही कठिन जो शब्द दिए रहते हैं ना, उनको मैं मतलब सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। तो इसमें कहा गया है कि हाल ही में जो हमारा है हरित जलवायु कोष यानी ग्रीन क्लाइमेट फंड है, ठीक है, उसी के बारे में बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो फर्स्ट है कि इसे रियो शिखर सम्मेलन में विकसित देशों की ओर से विकसित देशों के लिए कोष उपलब्ध कराने के लिए स्थापित किया गया था। सेकेंड है कि यह सामान्य यानी मिटिगेशन के साथ साथ अनुकूलन जो परियोजनाओं दोनों के निवेश का समर्थन करता है। सी है कि हमारा यह अल्प विकसित देशों यानी LDC और छोटे विकसित द्वीपीय देशों की ज़रूरतों के पर विशेष ध्यान देता है। ठीक है, और थर्ड है कि यह संस्थागत निवेशकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र में भी निवेश की अनुमति देता है। तो अगर इसमें गलत की बात करें तो देखो, ये पहला वाला स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि इसकी जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है इसकी स्थापना की बात करें तो इसे बनाया गया था तुम्हारा रियो शिखर सम्मेलन में नहीं, बल्कि जो तुम्हारा ये मैक्सिको में सम्मेलन काकून में हुआ था 2010 में। ठीक है, उसी के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। तो ये तो हमारा गलत हो गया। बाकी ये वाला हमारा स्टेटमेंट बी वाला सही है, क्योंकि ये जो अनुकूलन परियोजनाएं होती है उसमें से उनमें इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है, और ये जो अल्प विकसित देश और द्वीपीय जो देश होते हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है, और ये मतलब वित्तीय संस्थानों के माध्यम से सार्वजनिक निजी क्षेत्र में भी निवेश की अनुमति देता है। ठीक है, तो ये और सारे हमारे स्टेटमेंट सही हैं, केवल फर्स्ट वाला हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। तो इसमें कहा गया है कि भारत में परिवहन नेटवर्क के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि ग्रामीण सड़कें भारत में सड़क जाल की अधिकतम लंबाई का गठन करती हैं। सेकेंड है कि भारतीय रेल परिवहन विश्व का सबसे बड़ा मालवाहक है। और ये हमारा थर्ड है कि तीसरे सबसे घरेलू विमान जो विमानन बाजार के साथ भारत जो सर्वाधिक तेजी से बढ़ने वाला विमानन बाजार में से एक है। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें तो देखो, ये जो पहला स्टेटमेंट है ये तो हमारा सही है, क्योंकि भारत जो है सड़क जाल में अधिकतम लंबाई को गठित करता है। इसमें बहुत मतलब लंबाई जितनी है जो सड़कों की, ठीक है, उसमें ये मतलब बहुत बड़ा ये मतलब जाल है इसका सड़कों का। तो ये तो हमारा सही है। ठीक है, और थर्ड वाला स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि इसमें जो कहा गया है कि तीसरे सबसे बड़े घरेलू बाजार के साथ भारत सर्वाधिक तेजी से विमानन बाजार में बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये भी हमारा सही है। लेकिन ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि भारतीय रेल परिवहन की बात करें तो विश्व में इसका जो स्थान आता है वो सबसे बड़ा नहीं, ये फोर्थ पोजीशन पे आता है, लेकिन यात्रियों की दृष्टि से देखें तो ये फर्स्ट पोजीशन पे आता है। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया। तो हमारा एक और तीन स्टेटमेंट इसका सही है, तो सी वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। तो इसमें क्वांटम कुंजी वितरण यानी क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन पद के बारे में हमको बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट है कि सुरक्षित संचार नेटवर्क है। सेकेंड है कि माइक्रोकांड्रियल रोगों की निवारण हेतु एक जीन थेरेपी है। सी है कि सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए
और जो खाद्य सुरक्षा अवसंरचना है। तो इसमें अगर बात करें क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन की, तो देखो ये ए वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि ये सुरक्षित संचार नेटवर्क है। और ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि अभी जो ये अब डीआरडीओ है, डीआरडीओ के द्वारा इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है दो प्रयोगशालाओं के बीच संचार मतलब स्थापित करने के लिए, ठीक है। और ये तुम्हारा ऑप्टिकल लिंक के माध्यम से कार्य करता है। तो ये हमारा जो ए वाला ऑप्शन है सही है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है 29। तो इसमें कहा गया है कि प्राय सुर्खियों में रहने वाला डीप फेक क्या है। तो डीप फेक के बारे में हमको बताना है। तो ए ऑप्शन है हमारा कि यह मूल उत्पादों में जो मूल उत्पादों की तरह दिखने वाले नकली उत्पादों का विनिर्माण करता है, ठीक है। सेकेंड है कि यह डिजिटल भुगतान से संबंधित एक इंटरनेट फ्रॉड है। और सी है एक मालवेयर सॉफ्टवेयर है। यह एक मालवेयर जो सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम के वास्तविक स्वामी के रूप में व्यवहार करके मेजबानी यानी होस्ट कंप्यूटर से डाटा को चुराता है, ठीक है। और थर्ड डी है हमारा कि यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा हेर फेर कर निर्मित किया गया डिजिटल निरूपण है, ठीक है, जो ऐसे विरचित जो मतलब रची नहीं गई हैं छवियों और ध्वनियों का निर्माण करता है जो वास्तविक प्रतीत होते हैं, ठीक है। मतलब जो चीज़ें नहीं है, ध्वनि नहीं है या मतलब जो छवि नहीं है, ठीक है, उसको वास्तविक बनाता है। तो उसके बारे में ये बता रहा है। तो इसमें अगर हम बात करें तो देखो ये हमारा डी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि ये मतलब एक आर्टिफिशियल ये आपको सॉफ्टवेयर देखने को मिलेगा जो मौजूदा वीडियो पर एक मतलब कंपोजिट को सुप्रीम प्रोसेस करता है, ठीक है, मतलब अध्यारोपित करता है। तो उसी के बारे में है। तो ये हमारा डीप फेक इसी के लिए है कि मतलब जो ध्वनियाँ और जो मतलब छवियाँ नहीं है, ठीक है, उसको ये बनाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि भक्ति संतों को आधुनिक कर्नाटक के क्षेत्र में लोकप्रिय रूप से दास संत कहा जाता था। तो फर्स्ट स्टेट सेकेंड है कि कर्नाटक के भक्ति आंदोलन का महत्वपूर्ण योगदान कर्नाटक के संगीत का जो कर्नाटक में संगीत हुआ है उसका विकास था। और थर्ड है कि पुरंदरदास सबसे आरंभिक जो दास भक्ति कवियों में से एक थे। तो ये तो सही स्टेटमेंट है, क्योंकि पुरंदरदास जो थे ये आरंभिक कवियों में से एक थे। और कर्नाटक में जो भक्ति के साथ साथ संगीत का भी विकास हुआ है। और इसमें ये मतलब जो ये दास संत कहा जाता था इस कर्नाटक वाले क्षेत्र में संत जो भक्ति संत होते थे, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। तो इसमें कहा गया है कि शत्रु संपत्ति के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट वाला है कि यह युद्ध राष्ट्रों द्वारा एक दूसरे के राज्य क्षेत्र को अधिग्रहित की गई संपत्ति है, ठीक है। और सेकंड है कि यह केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रपति की अभिरक्षा के तहत रखी गई संपत्ति है। और थर्ड है हमारा दीवानी न्यायालय को शत्रु संपत्ति से संबंधित विवादों की सुनवाई करने से वर्जित किया गया है। तो जो बात करें तो इसमें देखो ये हमारा जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है ये तो सही है, क्योंकि यह युद्धरत जो राष्ट्र होते हैं उनके एक दूसरे जो राज्य क्षेत्र में अधिग्रहित की गई संपत्ति है उसी को डिनोट करती है, ठीक है। तो ये तो हमारा सही स्टेटमेंट है। लेकिन ये जो हमारा सेकेंड है ये गलत है, क्योंकि इसकी राष्ट्रपति द्वारा अभिरक्षा नहीं की जाती है। अगर इसकी मतलब इसको सुरक्षित रखने की बात की जाए तो ये होता है एक जो संपत्ति अभिरक्षक, ठीक है, शत्रु संपत्ति अभिरक्षक एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा इसका मतलब अभिरक्षा की जाती है, ठीक है। तो ये हमारा गलत है। और थर्ड वाला स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि ये मतलब दीवानी न्यायालय को शत्रु संपत्ति से संबंधित विवादों की सुनवाई करने से वर्जित किया गया है। तो ये तो हमारा तीनों स्टेट मतलब वन एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। तो इसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान में उल्लिखित निम्नलिखित शक्तियों में कौन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है कि किसी अन्य स्थान या स्थानों पर उच्चतम न्यायालय के स्थान निर्धारित करना, ठीक है। सेकेंड है कि उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। और थर्ड है हमारा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को मामलों को सुपुर्द करना। तो इसमें अगर बात करें तो देखो न्यायाधीशों को जो मामले सुपुर्द किए जाते हैं ये भी आपको देखने को मिलेगा
ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा किए जाते हैं। और ये वाला हमारा जो बात करें कि न्यायाधीशों की नियुक्ति, तो ये उच्चतम न्यायालय में जो तदर्थ न्यायाधीश होते हैं इसकी नियुक्ति भी आपको देखने को मिलेगी, जो आर्टिकल 127 के अंतर्गत की जाती है। ठीक है। और ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें उच्चतम न्यायालय का स्थान निर्धारित किया जा सकता है, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसको निर्धारित करता है कि मतलब किसी अन्य जगह पर मतलब एडहॉक मतलब एक समय के लिए किया जा सकता है इसका, तो इसका आर्टिकल 130 में प्रोविज़न किया गया है। तो ये भी हमारा सही स्टेटमेंट है। तो इसमें अगर बात करें तो हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट सही है और थर्ड वाला हमारा गलत है, तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया इसका। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें बताना है कि हाल ही में जो भारत ने लॉन्च किए हैं सामाजिक प्रभाव बॉन्ड, यानी जो SIB यानी सोशल जो इफेक्ट जो सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड है उनके बारे में हमको बताना है। तो फर्स्ट है कि यह सामाजिक कल्याण परियोजनाओं के लिए धन जुटाने का एक सार्वजनिक निजी साझेदारी उपकरण है। ठीक है। सेकेंड है कि यह लक्षित परिणाम प्राप्त होने की स्थिति में निवेशकों को भुगतान करने के लिए सरकार को बाध्य करता है। और थर्ड है कि यह अनुबंध के प्रारंभ में जो परिणाम आधारित लक्ष्य निर्धारित करके जो सार्वजनिक कार्यों में पारदर्शिता को बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है। तो देखो ये तो सही स्टेटमेंट है। अगर कोई मतलब पारदर्शिता नहीं होगी तो ये ऐसा मतलब बॉन्ड क्यों कोई खरीदेगा, तो ये तो हमारा सही है। और सेकंड भी सही है क्योंकि ये सरकार को एक निश्चित समय देता है, टाइम पीरियड देता है, उसी के माध्यम से ये काम किया जाता है। और ये सार्वजनिक निजी साझेदारी उपकरण है। ठीक है। PPP मॉडल पे ये काम करता है। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कृषि उत्पादों में से किन कृषि उत्पादों के विगत 5 वर्षों में निरंतर जो धनात्मक व्यापार मूल्य प्राप्त हुआ है, मतलब हमेशा मतलब लाभ जो है निरंतर बढ़ते गया है। ठीक है। कंटिन्यू। ठीक है। तो इसमें कॉफ़ी है, ताज़े फल हैं, चीनी है और मसाले हैं। तो इसमें देखो कॉफ़ी का जो इस्तेमाल किया गया है, जो निर्यात किया गया है, उसमें जो मूल्य मिला है वो निरंतर बढ़ के ही मिला है, कम नहीं मिला है। ठीक है। और मसाले में भी ऐसी ही सिचुएशन देखने को मिली है। लेकिन कच्चे तेल और जो ये मतलब ताज़े फल और चीनी है, ये इसका घटता बढ़ता रहा है, कभी कम हुआ कभी ज़्यादा हुआ, तो ये निरंतर चीज़ें नहीं है। तो हमारा 1 और 4 स्टेटमेंट इसका सही है, तो सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा स्टेटमेंट सही है हमारा। ठीक है। तो इसमें शुद्ध जल 4 डिग्री पर अधिकतम घनत्व प्राप्त करता है। सेकेंड है कि तुंगता बढ़ने के साथ साथ जल के क्वथनांक में भी वृद्धि होती है। और थर्ड है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण को प्रायः जल गैस के रूप में संदर्भित किया जाता है। और फोर्थ है कि भूमि की सतह की तुलना में जल धीमी गति से ठंड व गर्म होती है। तो सही बात है, जो ये मतलब जल होता है ये मतलब पृथ्वी की जो तुलना में ये जल्दी ना तो गर्म होता है और ना ही ठंडा होता है। ठीक है। लेकिन ये पृथ्वी होती है बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और बहुत जल्दी ठंडी होती है। तो ये तो देखने को पड़ता है। लेकिन जो ये जल गैस की बात करें तो इसमें आपको हाइड्रोजन देखने को तो मिलेगा, लेकिन ये ऑक्सीजन नहीं होता है इसमें। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ठीक है। हाइड्रोजन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड ये जल गैस यानी जल गैस के रूप में काम करते हैं। और इसका मतलब जो जल गैस होती है इसको ईंधन के रूप में भी हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया। और सेकंड भी गलत है क्योंकि जो तुंगता बढ़ती है यानी ऊंचाई पर जब हम जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि जो ये जल का क्वथनांक वृद्धि नहीं होती, इसकी कमी हो जाती है वहाँ पे। ठीक है। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया। और फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है क्योंकि जो जल का अधिकतम घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। तो हमारा 1 और 4 स्टेटमेंट सही है, तो सी वाला ऑप्शन इसका सही है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। तो इसमें संविधान का जो ये 73वां संविधान संशोधन एक्ट आया था 1992 में, उसी के बारे में बताना है कि किन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें लागू नहीं होता है। तो कहाँ कहाँ ये लागू होता है, कहाँ नहीं लागू होता है, ये बताना है।
तो हमारा नागालैंड है, मिजोरम है, मेघालय है, केरला है। तो इसमें अगर बात करें तो देखिए केरल में तो ये लागू होता है, ठीक है। तो ये तो हमारा लागू होता है, तो पहले ही स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। लेकिन नागालैंड, मिजोरम और मेघालय, इसके साथ साथ त्रिपुरा, इन 4 राज्यों में नहीं लागू होता है, क्योंकि इनके लिए ये स्पेशल प्रोविज़न है जो संविधान में अनुसूचियां हैं, ठीक है। उसमें अनुसूची 6 में इनको इंक्लूड किया गया है, जहां मतलब ट्राइबल एरिया ज़्यादा है, जंगल वाला क्षेत्र है, ठीक है। वहाँ पे ये लागू नहीं है। वहाँ पे क्या होता है कि ये यहाँ पे जो परिषदीय सिस्टम लागू होता है, ठीक है। मतलब समिति बनाई जाती है, परिषदीय समिति बनाई जाती है, तो उसी के माध्यम से प्रशासन किया जाता है जो स्थानीय स्तर पर, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया थर्ड फोर्थ वाला, और 1, 2 और 3 स्टेटमेंट सही है, तो बी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। तो इसमें एशियाई चीते के बारे में हमको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसमें अगर बात करें तो फर्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक जो संरक्षण संघ यानी IUCN के द्वारा इन्हें संपूर्ण एशिया में जो वन विलुप्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। सेकेंड है कि ये मुख्य रूप से सघन वनस्पति वाले क्षेत्रों में निवास करते हैं। और थर्ड है कि यह एशियाई चीतों की तुलना में अफ्रीकी चीतों का आकार बड़ा होता है। तो कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही नहीं है, ये हमको बताना है, ठीक है। तो अगर इसमें बात करें तो देखो एशियाई चीतों की बात करें तो अफ्रीकी चीतों का आकार बड़ा होता है, तो ये तो स्टेटमेंट सही है, क्योंकि एशिया में जो ये चीते पाए जाते हैं वो छोटे आकार के होते हैं, लेकिन अफ्रीका के बड़े आकार को आपको मिलेंगे, ठीक है। और ये कहा गया कि सघन वनस्पति में निवास करते हैं, तो नहीं, ये सघन वनस्पति में नहीं, जहाँ कम वनस्पतियाँ होती हैं, ठीक है। मतलब पेड़ पौधे, ये जंगल वंगल कम होते हैं, वहाँ पे ये निवास करते हैं, और ये मतलब थोड़े से ऊंचाई वाले स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। तो ये भी हमारा गलत हो गया। और ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट ये भी गलत है, क्योंकि इसमें जो कहा गया कि विलुप्त श्रेणी में तो नहीं, इनको अभी इससे पहले जो है वनरेबल वल्नरेबल कैटेगरी में, यानी जो सुभेद्य कैटेगरी में इनको इंक्लूड किया गया था, लेकिन अभी इनकी संख्या जो है तेज़ी से घट रही है। तो IUCN ने रेड लिस्ट में संशोधन किया है और इन्हें क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा है, ठीक है। तो ये इस समय इनका स्टेटस वर्तमान है क्रिटिकली इंडेंजर। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए, तो हमारा स्टेटमेंट गलत पूछा गया है, तो 1 और 2 गलत हो गए हमारे। तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया, थर्ड सही है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट है 38 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि ऑप्टिकल फाइबर के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। तो फर्स्ट है कि ऑप्टिकल फाइबर में डेटा प्रेषण पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित होता है। और सेकेंड है कि ये विद्युत तारों की जो तुलना में अधिक भंगुर होते हैं। और थर्ड है कि ये वैद्युत चुंबकीय व्यतिकरण के प्रति प्रतिरक्षित होते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है, ये बताना है हमको। तो इसमें अगर हम बात करें तो देखो ये जो इसमें बात की जा रही है, तो हमारा जो स्टेटमेंट है पहला वाला तो सही है, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन मतलब टोटल जो हमारा जो परावर्तन होता है उस पे काम करते हैं ये, ठीक है। तो ये तो हमारा स्टेटमेंट सही है। और सेकेंड वाला भी सही है, क्योंकि ये विद्युत तारों की तुलना में अधिक भंगुर होते हैं, ठीक है। और ये व्यतिकरण के प्रति प्रतिरक्षा भी मतलब प्रदान करते हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट हमारे सही है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि व्यतिकरण के प्रति, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है उसी के संबंध में, ये मतलब ये तो स्टेटमेंट अपने आप में ही सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 39। तो इसमें कहा गया है कि आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में कुदोरा उद्घोषणा क्या है। तो ये कुंदारा उद्घोषणा के बारे में हमको बताना है। तो ए ऑप्शन है कि भिवानी विद्रोह, कच्छ विद्रोह, बेलूथप्पी विद्रोह या पलामू विद्रोह। तो इसका देखो सी वाला ऑप्शन सही है, जो ये बेलूथप्पी विद्रोह है इसी के बारे में बात की जा रही है, क्योंकि इसमें जो ये कुदरा उद्घोषणा हुई थी, तो ये जो बेलूथप्पू में एक सभा हुई थी, कुदरा सभा, उसी में ये घोषणा की गई थी सरकार के खिलाफ विद्रोह करने की, उसी के संबंध में ये है, इससे जुड़ा हुआ। और ये वर्तमान में केरल वाला क्षेत्र जो है, और पहले इसको त्रावणकोर बोला जाता था, उसी क्षेत्र में ये विद्रोह देखा गया था, तो उसी के लिए था ये। नेक्स्ट है हमारा 40 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से किसे भारत से वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली
GIAHS का दर्जा नहीं प्रदान किया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट है कि केरल में कुटनाड में समुद्र तट के नीचे प्रचलित कृषि प्रणाली। सेकंड बी है हमारा कि हिमाचल प्रदेश का मशरूम यानी जो गुच्छी है। और सी है कि उड़ीसा के कोरापुट में प्रचलित पारंपरिक कृषि प्रणाली। और डी है कि कश्मीर के पंपोर केसर विरासत स्थल। तो इसमें कौन सा मतलब किसको कृषि विरासत का दर्जा नहीं दिया गया है? तो ये देखो हमारा बी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें जो हिमाचल प्रदेश का मशरूम की जो खेती होती है, ठीक है, उसको विरासत का दर्जा नहीं दिया गया है। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो कुट्टानाड में ये जो समुद्र तल से नीचे प्रचलित खेती है, कोरापुट जो पारंपरिक कृषि है उड़ीसा की, और पामपोर जो केसर विरासत स्थल है, ठीक है, इनको ये स्टेटस दिया गया है वैश्विक स्तर पर कृषि विरासत प्रणाली। और इसको मतलब ये विरासत प्रणाली का ये स्टेटस देता कौन है? तो इसमें अगर बात करें तो ये स्टेटस देने का काम करता है तुम्हारा जो ये फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, FAO के द्वारा ये काम किया जाता है। तो हमारा ये बी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 41 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी ने विभिन्न भारतीय ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। तो उसमें बताना है कि किसने किसका अनुवाद किया है। तो साहित्य दिए हुए हैं और अनुवादक हैं। तो फर्स्ट है कि भगवत गीता चार्ल्स विल्किन, मनु संहिता विलियम जोन्स, और मेघदूत H.H. विल्सन। तो देखो H.H. विल्सन ने मेघदूत का किया है अनुवाद, और मनु संहिता का विलियम जोन्स ने, और भगवत गीता का विल्किंस ने। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट हमारे सही है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। तो इसमें कहा गया कि रासायनिक रूप से रेडियो सक्रिय तत्व हैं। तो एक्टीनियम है, ठीक है, स्टैटिन है, रोडियम है, और रेडान है। तो इसमें देखो रेडियम जो है ये रोडियम ये एक मतलब रासायनिक तत्व है, और ये जो प्लेटिनियम जो श्रेणी का तत्व है इसे नोबेल धातु भी कहते हैं, और ये एक अक्रिय धातु है, ये सक्रिय नहीं है। ठीक है, रेडियो सक्रिय नहीं है, तो ये गलत हो गया। और एक्टीनियम, स्टैटिन और रेडान ये तीनों के तीनों रेडियो सक्रिय तत्व हैं। तो हमारा 1, 2 और 4 स्टेटमेंट सही हो गया। तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही है इसका। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। तो इसमें इन्फ्लुएंजा विषाणु के बारे में हमको बताना है। तो फर्स्ट है कि इन्फ्लुएंजा विषाणु के जीनोम में द्विरज्जुकी खंडित यानी डबल स्टैंडर्ड सेगमेंटेड DNA होते हैं। सेकेंड है कि इन्फ्लुएंजा विषाणु मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्तियों को बंदूकों यानी जो ड्रॉप्स होते हैं, ठीक, ड्रॉपलेट्स, ये श्वसन स्राव द्वारा संचरित होता है। सेकेंड थर्ड है हमारा कि पक्षियों में एवियन इन्फ्लुएंजा नामक गंभीर बीमारी श्वसन रोग इन्फ्लुएंजा विषाणु H1N1 के कारण होता है। ठीक है, और थर्ड है कि इन्फ्लुएंजा विषाणु में उच्च परिवर्तन दर होता है जो विषाणु को प्रतिरक्षा पहचान से बचाव हुए बार बार इन्फ्लुएंजा प्रकोपों के लिए सक्षम बनाती है। तो ये तो थर्ड फोर्थ वाला स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि ये उच्च परिवर्तन दर होती है इसमें जो इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, और ये प्रतिरक्षा पहचान से बचते हुए बार बार इन्फ्लुएंजा प्रकोपों के माध्यम से सक्षम बनाती है। लेकिन इनका जो वायरस होता है, वायरस का नाम H5N1 होता है, ना कि H1N1। ठीक है, और ये ड्रॉपलेट्स होती हैं। तो ये भी हमारा सही है, क्योंकि ये ड्रॉपलेट्स के माध्यम से ये संचरित होता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही हो गया। लेकिन फर्स्ट वाला गलत है, क्योंकि इसमें एक रज्जुकी यानी जो सिंगल स्टैंडर्ड सेगमेंट RNA होता है, ना कि DNA होता है इसमें। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो 2 और 4 स्टेटमेंट हमारा सही है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 44। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए सामान्य डीजल की तुलना में शीतकालीन विंटर डीजल को अधिक उपयुक्त बनाती हैं। तो फर्स्ट है कि इनकी C10 जो रेटिंग होती है उच्च होती है, और सल्फर की मात्रा भी कम होती है इसमें, और इसमें पैराफिन मोम होता है जो दीर्घकालीन परिरक्षण सुनिश्चित करता है। तो नहीं, ये गलत है। इसमें जो ये पैराफिन मोम का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि ये जमने लगता है वहाँ पे। ठीक है, तो इसके लिए इसका इस्तेमाल वहाँ नहीं किया जाता है। तो ये गलत है। और इनकी रेटिंग संख्या उच्च होती है, और इसमें सल्फर की मात्रा भी कम होती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 45। तो इसमें कहा गया कि भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा यह दावा करती है कि बुद्ध सभा की तरह एक साधारण मानव थे। ठीक है, और बौद्ध की महायान शाखा ने आत्म अनुशासन और समाधि के माध्यम से
मुक्ति पर बल दिया है। और थर्ड है कि बौद्ध की महायान शाखा को करुणा और दया का सिद्धांत जो है वो कर्मवाद के सिद्धांत से श्रेष्ठ कहा गया है। ठीक है, तो अगर इनकी बात करें तो देखो इसमें जो ये बुद्ध की जो बात की गई थी, तो ये जो कर्मवाद के सिद्धांत से दया और करुणा का सिद्धांत श्रेष्ठ माना था, तो ये तो हमारा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, लेकिन ये जो कहा गया है कि महायान ने आत्म अनुशासन और समाधि के माध्यम से व्यक्तिक मुक्ति पर बल दिया है, तो ये गलत है। ऐसा नहीं था, ये मतलब हीनयान का कहना था कि मतलब आत्म अनुशासन और समाधि के बल पर। लेकिन जो ये महायान की शाखा थी, ये करुणा, दया, भक्ति, प्रेम के आधार पर जो मुक्ति की बात करते थे, तो ये हमारा गलत हो गया स्टेटमेंट। ठीक है, और फर्स्ट वाला भी सही है, क्योंकि ये जो हीनयान के लोग थे, हीनयान शाखा का दावा था कि बुद्ध एक साधारण इंसान थे। ठीक है, तो हमारा 1 और 3 स्टेटमेंट सही है, तो डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 46। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रायः सुर्खियों में रहने वाले कैट रेट का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो फर्स्ट है कि यह मानव नेत्र के लेंस को धुंधला होने की स्थिति में जो दृष्टि को प्रभावित करता है। सेकंड बी है कि बिल्ली की एक नई प्रजाति जिसे हाल ही में मेघालय में खोजा गया है। और सी है कि यह एक इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग बाघ सर्वेक्षण में किया जाता है। और डी है कि यह एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यक्रम है जिसका उपयोग फलों और सब्जियों को की ताजगी का पता लगाने में किया जाता है। तो देखो इसका सी वाला ऑप्शन है, यह एक इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग बाघ सर्वेक्षण में किया जाता है। ठीक है, कैट रैट, तो इसीलिए ये अभी सर्वेक्षण किया गया था, तो न्यूज में था। नेक्स्ट है 47। तो इसमें कहा गया कि नदी और झील को मिलान करना है कि कौन सी सुमेलित है, कहाँ से, किस झील से संबंधित है। तो उलर झील की बात करें तो झेलम नदी, कल्लाड़ा नदी, अष्टमुंडी झील और लूनी, पुष्कर और ब्रह्मपुत्र दीपोरी झील। ठीक है, तो देखो ये बूलर झील में आकर ये गिरती है तुम्हारी झेलम नदी। ठीक है, तो इसी से होकर जाती है। और कल्लड़ की बात करें तो ये अष्टमुंडी झील है। और लूनी है तो ये पुष्कर में जो पुष्कर से निकलती है वहीं पे ये लूनी वहाँ से निकलती है। और ब्रह्मपुत्र देपोरी बिल से होकर जाती है। ठीक है, तो ये चारों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 48। तो इसमें कहा गया कि भारत में सामाजिक आर्थिक विकास संकेतकों के संदर्भ में बताना है कि किस संकेतक में पिछले 1 दशक में लगातार वृद्धि हुई है। तो प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय की बात की जा रही है, सेवा क्षेत्र में रोजगार के प्रतिशत की बात की जा रही है, जन्म के समय महिला जीवन प्रत्याशा की बात की जा रही है। तो इसमें अगर सकल आय की बात करें तो इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। और ये आपको देखने को मिलेगी, जो वृद्धि की बात हम करें इसमें, तो पहले जो 2010 में ये आपको देखने को मिली थी 4182 रुपये। ठीक है, और इस समय ये वर्तमान समय में 6681 है। ठीक है, तो ये इतनी लगातार वृद्धि हुई है इसमें। ठीक है, और रोजगार की में सेवा क्षेत्र में बात करें तो ये पहले हुआ करती थी लगभग 26%, लेकिन अभी ये आपको 32% देखने को मिलेगी। जीवन प्रत्याशा की बात करें तो पहले ये होती थी लगभग 68% थी, लेकिन अभी ये मतलब हो गई है 71। ठीक है, तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट हमारे सही हैं, तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 49। तो इसमें कहा गया कि कभी कभी सुर्खियों में रहने वाले केंद्रीय प्रतिकूल सूची यानी सेंट्रल एडवर्स लिस्ट के बारे में हमको बताना है। तो ए ऑप्शन है कि ये उन ब्लैक लिस्टेड देशों की सूची है जिन्होंने भारत के सर्वाधिक वांछित यानी मोस्ट वांटेड अपराधियों को शरण दी है। सेकेंड बी है कि यह अन्य व्यक्तियों की सूची है जिन पर भारत की पूर्व यात्रा पर आतंकी संगठन के साथ संबंध होने का संदेह है या जिन्होंने वीजा मापदंडों का उल्लंघन किया है। और सी है कि यह उन संपत्ति जो या उन उच्च संपत्ति यानी हाई नेटवर्थ वाले व्यक्तियों की सूची है जिन्होंने कर मापदंडों का उल्लंघन किया है। और डी है कि यह राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा उन राज्यों की अनुरक्षित सूची है जिसमें बड़े पैमाने पर अपराध होते हैं। ठीक है, तो अगर इसमें बात करें तो देखो ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें क्या है कि ये जो एडवर्स सूची तैयार की गई है इसमें उन व्यक्तियों की सूची है जिन्होंने भारत में पूर्व यात्रा में आतंकी संगठनों के साथ संबंध होने का संदेह है या जिन्होंने वीजा मापदंडों का उल्लंघन किया है, उन्हीं के लिए तैयार की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा 50 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि
1893 में उन्होंने 1893 में उन्होंने स्वयं एक विधवा से विवाह किया। उन्होंने अपना जीवन हिंदू विधवाओं के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया और विधवा पुनर्विवाह संघ के सचिव बन गए। 1916 में उन्होंने जो बॉम्बे में एक भारतीय महिला विश्वविद्यालय की भी स्थापना की। तो ये किस महान व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है? तो ए ऑप्शन है एम मालाबारी, सी है डी के कार्वे, जस्टिस गोविंद रानाडे और विष्णु चपलूणकर। ठीक है, तो इसमें अगर बात करें तो ये डी के कार्वे के बारे में बात की जा रही है। इन्होंने ही एक विधवा से 1893 में शादी की थी। 1916 में एक बॉम्बे में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाने में भी इनका मतलब महत्वपूर्ण योगदान था। तो आज के हमारे ये 50 कुछ मतलब 25 क्वेश्चन पूरे हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलेंगे आप लोगों से। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।